Students, welcome to Bio Library. Today we'll discuss this question, which is why do we use vector in cloning? अब आप बोलोगे कि मैम ये ऐसा कैसा क्वेश्चन है, वेक्टर तो हम यूज़ करते ही है। तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज हम कुछ चीज़ें इतनी जनरल कर लेते हैं लाइफ में दैट वी डोंट बॉदर कि इसका असल में जो रीजन है वो क्या है, राइट? दोनों चीज़ें लिखी हैं कि हम वेक्टर क्यों यूज़ करते हैं क्लोनिंग में। तो आप बोलोगे हम वेक्टर यूज़ करते हैं क्लोनिंग के लिए, राइट? तो अब बात करते हैं रियल में कि ये जो वेक्टर की स्टोरी है वो क्या है। तो वेक्टर जो है वो है आपकी बैकबोन, जिसमें कि आपका साथ में जो डीएनए आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो किसी ऑर्गेनिज्म में, वो लाइगेट करके उस ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करते हो। ओके, उस ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करते हो। फॉर एग्जांपल इसको आप इकोलाई में डालोगे। अब होता क्या था, नेचुरली जो है आपको पता होगा ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस होता है। क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? तो इस प्रोसेस में तो आपका नेकेड डीएनए ही ट्रांसफ़र हो जाता था किसी भी सेल के अंदर, राइट? तो जब नेकेड डीएनए ट्रांसफ़र हो सकता है और हमारा पर्पस सिर्फ नेकेड डीएनए ट्रांसफ़र करना है, तो वेक्टर क्यों यूज़ करना? बात बहुत लॉजिकल लगती है ना कि डीएनए ही तो डालना है और डीएनए तो खुद से चला जा रहा है, तो क्यों नहीं इलेक्ट्रोपोरेशन से, क्यों नहीं वॉल डिग्रेडिंग, मतलब हल्का सा पोर फॉर्मेशन हो जाए जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वॉल डिग्रेड हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर बने, तो हम अंदर इंसर्ट कर दें। इतना वेक्टर का कहानी क्यों, इतना क्लोन करना क्यों, विच इज़ अ टीडियस प्रोसेस। बोलने में क्लोनिंग बहुत छोटी है, बट समटाइम्स जब आप अपना हाथ बैठा रहे हो तो क्लोनिंग में, तो इट कैन टेक अप टू 5 to 6 months। ओके, तो ये इसलिए होता है वेक्टर को यूज़ करना बिकॉज आपका जो पर्पस है ना, हर चीज़ पर्पस डिपेंडेंट है। जब भी आप कभी फंसो किसी पीएचडी इंटरव्यू में या साइंटिफिक इंटरव्यू में या फिर अपनी पीएचडी में ही, तो आप ये देखो कि मेरा पर्पस क्या है। तो हर चीज़ पर्पस डिपेंडेंट है। बेसिकली आप क्या चाहते हो, ना सिर्फ वो डीएनए आपके ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट हो, बल्कि वहाँ जाके रेप्लिकेट भी करे, है ना? आप चाहते हो उसकी प्रोजेनी बने। मेनी टाइम्स आप चाहते हो कि इसका प्रोटीन एक्सप्रेशन हो, यानी कि इस जीन का एक्सप्रेशन हो तो प्रोटीन फॉर्मेशन हो। तो हम डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा क्या पर्पस है, हम यूज़ करते हैं वेक्टर, क्योंकि वेक्टर के पास होती है एक खास जगह जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ताकि आपका जो डीएनए है उसका स्टेबल इंटीग्रेशन हो सके। साथ ही साथ वो वहाँ जाके अपने बेबीज़ भी, अपनी कॉपीज़ भी बनाए, यानी कि ऐसा ही न सिर्फ एक बल्कि उसकी प्रोजेनी बने जिसमें कि आपका ये डीएनए मल्टीप्लाई करे, राइट? ठीक है, ये क्लोनिंग हुई। तो पहला रीज़न क्या हो गया? फॉर फॉर सस्टेन्ड रेप्लिकेशन, यानी कि ताकि वो लगातार रेप्लिकेट करता रहे। ऐसे तो आप जो सेगमेंट डालते हो उसमें ओराई तो होता नहीं है, तो वो जाता है। कभी कभी उसका फेट भी होता है, इसको एक्सोजीनोट बोलते हैं, जो आप यूजुअली ऐसे ही डाल देते हो। तो इसका फेट भी होता है, बहुत बार इट गेट्स डिग्रेडेड, मोस्ट ऑफ द टाइम इट गेट्स डिग्रेडेड। तो आप सोचो नेचर में जो रेजिस्टेंस बन रहा है ना, ड्रग्स का भी बनता है, टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है, बट स्टिल कुछ एक भी सर्वाइव कर गया तो आपका इकोलाई जो है वो 20 मिनट में कितनी प्रोजेनी बना देता है, नेक्स्ट 20 मिनट में कितना डिवाइड होता है, यानी कि हमारे एक दिन में तो उसकी बहुत सारी जनरेशन्स बन जाती हैं। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस का प्रोसेस टफ होने के बावजूद परसिस्ट करता है, क्योंकि उसके पास टाइम पीरियड बहुत बड़ा है, 20 मिनट्स में ही रेप्लिकेट कर लेता है, राइट? तो ये बात हो गई कि जो हम सेगमेंट भेजते हैं उसमें ओराई तो होता नहीं है, और वेक्टर हम ऐसा लगाते हैं जिसमें ओराई हो। दूसरा रीजन इज डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट, हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हम जो वेक्टर है ना, वेक्टर को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, राइट? ऐसे हो सकता है कि कोई लिमिट हो, कि आप डीएनए सेगमेंट इतना ही बड़ा डाल सकते हो, बट आपके वेक्टर में जब आप मैनिपुलेशन करते हो तो डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स आते हैं। कहाँ कहाँ से आते हैं? फॉर एग्जांपल आप प्लाज्मिड यूज़ कर सकते हो, आप कॉस्मिड यूज़ कर सकते हो, आप फाजमिड यूज़ कर सकते हो, पूरा मैंने टीए ब्राउन में पढ़ाया है अगर आपने देखा होगा तो। आप बैक यूज़ कर सकते हो, आप याक यूज़ कर सकते हो। तो ये वेक्टर का जो हम यूज़ करते हैं दैट डिपेंड्स अपॉन कि हमारी क्या ज़रूरत है। पहला वेक्टर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अगर आप नॉर्मल सेगमेंट ऑफ डीएनए डालोगे तो वो डिग्रेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देयर इज़ अ मैकेनिज्म कॉल्ड एज व्हाट? एंडोन्यूक्लियस सिस्टम। एंडोन्यूक्लियस सिस्टम क्या करता है? दूसरे के फॉरेन डीएनए को रिकग्नाइज कर लेता है। क्यों? क्योंकि फॉरेन डीएनए मिथाइलेज से ज्वाइन नहीं होता या मिथाइलेज अटैच नहीं होता उसमें। उसका जो डिफेंस सिस्टम है
वो क्या करता है, सिस्टम पहचानता है कि ओके फाइन ये डीएनए तो फॉरेन है तो इसको डिग्रेड कर देगा। हम क्या करेंगे, हम इवेड करते हैं इसको, यानी कि हम चालाकी दिखाते हैं कि बैक्टीरिया प्लाज्मिड पहचानता है तो हम एक वेक्टर के ही फॉर्म में यानी कि एक प्लाज्मिड के साथ अटैच करके दे देते हैं अपना डीएनए। तो बैक्टीरिया ना सिर्फ उसे इनकॉर्पोरेट करता है बट अपनी प्रोजेनीज में भी डालता है। अब दूसरा सिलेक्शन, एक मैं पहले भी बता चुकी हूँ तो ये तीसरा हो जाएगा। थर्ड इज सिलेक्शन। योर वेक्टर में ना रेजिस्टेंस जीन्स भी होते हैं, रेजिस्टेंस जीन्स, तो वो सिलेक्शन में भी हेल्प करता है। तो जब आप पीएचडी इंटरव्यू या फिर अपना साइंटिफिक इंटरव्यूज़ की बात करते हो तो ये जो क्वेश्चन है वो कहीं से नहीं बनते, वो बनते हैं बहुत बेसिक चीज़ों से जिनको आप देखते तो हो, बॉदर नहीं करते हो कि यार ओके हाँ करते हैं। तो जो बहुत जनरल है उनसे क्वेश्चन बनना बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं उसके, और उसको ही जस्टिफाई करना डिफ़िकल्ट होता है। अगर पुराना क्वेश्चन नहीं देखा है तो पुराना क्वेश्चन भी देख लो आपकी। एक बीआरसी का क्वेश्चन था कि इंट्रॉन्स को प्रूफ करना था कि दे आर नॉट नॉन कोडिंग। दूसरा एक क्वेश्चन कराया था कि मैंने व्हाई डू वी यूज़ लोडिंग डाई, तो आप ये क्वेश्चंस भी देख सकते हो। आगे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराते रहूँगे ऐसे जो कि थोड़े से आई ओपनर होते हैं, हमने पढ़ा है बट ज़रूरत है कि यू नीड टू कनेक्ट द डॉट्स, तो वो डॉट्स कनेक्ट कराने का काम मैं करूँगी। थैंक यू एवरीबडी एंड कीप स्टडिंग, और अपने आप से ऐसे क्वेश्चंस पूछते रहो।